और लेक्चर 11 में देखते हैं हम आरक्षण की आलोचनाएं की गई हैं, उनके महत्व को देखेंगे और हमारा क्या मत होना चाहिए उस पर भी डिस्कशन करेंगे। ठीक है, तो आरक्षण को लेकर आलोचकों ने क्या क्या आलोचनाएं की और फिर उसका क्या क्या काउंटर किया गया, ये देखते हैं। तो पहले यहां से शुरू करते हैं, पहली आलोचना क्या है। ठीक है, आरक्षण की आलोचना। ठीक, पहली आलोचना क्या है? आलोचकों के अनुसार आरक्षण की व्यवस्था भारत के संविधान में वर्णित अवसर की समानता के विरुद्ध है। आलोचक कह रहे हैं कि भारत के संविधान में, मौलिक संविधान में जो अवसर की समानता डिस्कस की गई ना, जो प्रावधान किया गया है, कह रहे हैं उसके विरुद्ध है ये। ठीक है ना, आगे भी कुछ प्रोविजंस थे, मैंने सब कुछ पढ़ा दिया है कि कैसे राज्य कहता है कि अवसर की समानता होगी, लेकिन महिलाओं, बच्चों, इन सबके लिए कुछ विशेष प्रावधान कर सकता है, निवास आदि की कंडीशंस बना सकता है, नियोजन आदि में। सारी चीजें आपको मैंने अच्छे से डिस्कस किया, अच्छे से पढ़ा दिया। ठीक है, दूसरा कह रहा है आरक्षण के कारण योग्यता की उपेक्षा होती है और इससे सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होती है, जो देश के विकास में बाधक है। देखिए, बात तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं कि योग्यता की उपेक्षा होती है, और जब योग्यता नहीं होगी तो सेवाओं की जो गुणवत्ता है वो तो प्रभावित होगी ही, और जब गुणवत्ता प्रभावित होगी तो देश का विकास तो बाधित होगा ही। बातें तो बहुत अच्छी बोल रहे हैं, लेकिन आरक्षण एक्चुअल में है कि नहीं और किस स्टेज में आरक्षण है ये नहीं बता रहे हैं। ठीक है ना, सिर्फ एक बिंदु को ले रहे हैं और बाकी बिंदु को, जो जिससे पोल खुल जानी, वो बातें कह नहीं रहे। तो दूसरी आलोचना ये हुई। तीसरी आलोचना क्या है? तीसरा, भारत में आरक्षण की व्यवस्था का राजनीतिकरण हो गया है और इससे राजनीति में जाति का महत्व बढ़ गया है। आपने देखा होगा कि जो आरक्षण दिया गया है वो सामाजिक आधार पर दिया गया, मतलब उन लोगों को आरक्षण है जो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े लोग हैं। तो सामाजिक और शैक्षणिक दृष्टि से पिछड़े वर्ग में ओबीसी को रखा है, एससी को रखा गया और एसटी को रखा गया। ठीक है ना, इन लोगों के लिए आरक्षण की व्यवस्था की गई है। तो इन ओबीसी, एससी और एसटी के अंतर्गत जो जो जातियां आती हैं, सिर्फ उन्हीं जातियों को आरक्षण की व्यवस्था थी। ईडब्ल्यूएस के बाद सामान्य जाति के लोगों को, निर्धन वर्ग के लोगों को भी शामिल कर लिया गया, लेकिन मेन जो आरक्षण था इन्हीं जातियों के लिए था। ठीक है ना, तो तीसरा पॉइंट यह कह रहे हैं कि आरक्षण की व्यवस्था के कारण ना राजनीतिकरण हो गया आरक्षण की व्यवस्था। क्यों? क्योंकि जो राजनीति है उसमें जाति का महत्व बढ़ गया है, और आज भी भारत की राजनीति में जाति का बहुत बड़ा रोल है। राजनीतिक समीकरण बदल जाते हैं जातिगत समीकरण के कारण। ठीक है ना, भारत में व्यवहार में, चौथा पॉइंट है क्या, कि भारत में व्यवहार में आरक्षण का क्रियान्वयन इस प्रकार हो रहा है कि एक नए प्रकार के विभेद को जन्म दे रहा है, जिसे प्रतिगामी विभेद कहते हैं। ठीक है ना, ये कह रहे हैं कि भाई आरक्षण तो आप दे रहे हैं, और आरक्षण दे रहे हैं तो बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो आरक्षण ना पाने के कारण, क्योंकि जो लोग आरक्षण है वो तो आगे निकल जा रहे हैं, और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो सच में जिन्हें आरक्षण की जरूरत है वो पीछे छूट जा रहे हैं। क्यों? क्योंकि उनकी कास्ट के लोगों को आरक्षण नहीं, उस वर्ग के लोगों को आरक्षण नहीं है। और आपने आरक्षण जिस आधार पर दिया, सामाजिक शैक्षिक पिछड़ापन, तो क्या एक स्थिति ऐसी आ जाएगी कि वो लोग भी सामाजिक और शैक्षिक रूप से पिछड़े हो जाएंगे, और क्या आपको फिर से यही प्रक्रिया अपनानी पड़ेगी। और इसी को कहा गया प्रतिगामी विभेद, कि एक वर्ग को आगे कर दे रहे हैं तो एक वर्ग आपका पीछे हो जा रहा है। तो कह रहे कुछ ऐसी व्यवस्था लागू करिए ना, आरक्षण ऐसे लागू करिए कि इनका भी कल्याण हो, ऐसे बात कर रहे हैं लोग। ठीक है, और प्रतिगामी विभेद मैंने समझा दिया, फिर से याद देखो आगे लिखा हुआ है प्रतिगामी विभेद के बारे में, कि प्रतिगामी विभेद का अर्थ है, क्या अर्थ है? आरक्षण के कारण आज अनारक्षित जातियां अन्याय का शिकार हो रही हैं, जो एक नए प्रकार का भेदभाव है। यानी कि कह रहे हैं जो जातियां अनारक्षित हैं उनमें यदि कोई कमजोर वर्ग है, यानी कि आप ये मान लीजिए कि जब संसाधन और अवसर का वितरण किया जा रहा है तो जिस अनुपात में उन्हें मिलना चाहिए ताकि वो समाज की मुख्य धारा से जुड़े रह सके, वो उन्हें मिल नहीं पा रहे हैं, तो वो अनारक्षित जातियां अन्याय का शिकार हो जा रही हैं। ये है प्रतिगामी विभेद। ठीक है,
तो फिर लोगों ने बताया, आरक्षण का महत्व बताया, इन लोगों को काउंटर भी किया। तो कुछ लोग भाई जिनको नहीं मिलेगा वो बुराई करेंगे, जिनको मिलेगा वो उसकी महानता का गुणगान करेंगे। तो ये जिन लोगों को मिल रहा है वो लोगों ने इसका उत्तर दिया है, इन्होंने आरक्षण का महत्व बताया। अब देखिए क्या कहा इन लोगों ने। पहला इन्होंने काउंटर क्या किया कि आरक्षण की व्यवस्था अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है। ये कह रहे हैं कि नहीं भाई, और ये बात तो सर्वोच्च न्यायालय ने भी कहा इंदिरा साहनी केस में कि आरक्षण की व्यवस्था समानता के अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि भारत में अवसर की समानता के संबंध में वितरण मूलक न्याय के संदर्भ में आनुपातिक समानता को स्वीकार किया गया है। ये इंदिरा साहनी केस में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा है। ठीक है, इंदिरा साहनी केस 1992 पिछली क्लासेस में डिस्कस कर दिया मैंने। क्योंकि वितरण मूलक न्याय के संदर्भ में देखिए, आर्टिकल जब 14 पढ़ेंगे ना, तो आर्टिकल 14 में इक्वलिटी बिफोर लॉ और इक्वल प्रोटेक्शन ऑफ लॉ की बात की गई है। विधि के समक्ष समता और विधियों का समान संरक्षण। तो विधि के समक्ष समता का मतलब ये था कि किसी भी जाति, धर्म, लिंग या किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, किसी भी भाषा बोलने वाला व्यक्ति हो, उसे विधि के समान समानता होगी। यानी कि अगर कोई अपराध कोई व्यक्ति कर रहा है तो समान रूप से एक ही अपराध को ट्रीट किया जाएगा। मान लो कि अगर कोई ब्राह्मण वर्ग से है और कोई अपराध कर देता है तो उसे विशेषाधिकार नहीं दिया जाएगा कि ये भाई साहब ब्राह्मण है इसलिए इनको छोड़ दिया जाए, ये अपराध इनके लिए अपराध की श्रेणी में नहीं आता है, ऐसा नहीं। कोई क्षत्रिय है, कोई वैश्य है, कोई शूद्र है, तो सबके लिए अलग अलग एक ही प्रोविजन अलग अलग रूप से लागू नहीं होंगे। कह रहे हैं अगर किसी ने हत्या की है तो चाहे वो किसी भी वर्ण का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी लिंग का हो, कोई भी भाषा बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का हो, वह हत्या के अपराध का आरोपी होगा और उसके लिए उतनी ही सजा होगी जितना किसी एक व्यक्ति के लिए होती है, जितनी सजा का प्रावधान है। ठीक है, ये था अवसर विधि के समक्ष समता। दूसरा कॉन्सेप्ट था आर्टिकल 14 में विधियों का समान संरक्षण। तो विधियों का समान संरक्षण ये था कि फेयर ट्रीटमेंट ऑफ लॉ। लॉ कैसे करेगा? फेयर ट्रीटमेंट, ऐसे ट्रीट करेगा कि सबके साथ उचित न्याय हो सके। यानी कि जब राज्य अवसर और संसाधनों का वितरण करेगा तो उसमें जो वंचित और शोषित वर्ग है उनके पक्ष में विशेष कल्याणकारी काम करेगा। यानी कि आप ये मान लीजिए कि अगर कोई व्यक्ति 1 लाख रुपया कमाता है एक दिन में और एक व्यक्ति कमाता है 1,000 रुपया, तो दोनों से समान टैक्स नहीं लिया जा सकता। दोनों से अगर समान रूप से मान लीजिए 30% 1 लाख वाले से ले रहे हैं, 30% इससे ले रहे हैं, 100 रुपया कमाने वाले से एक दिन में, तो भाई वो 30% दे देगा तो उसके पास 70,000 बचेगा। लेकिन अगर ये 30% देगा उससे 70 रुपये बचेगा, तो अन्याय हो जाएगा। इसी को बोला गया कि भारत में आनुपातिक समानता को स्वीकार किया गया है। यानी कि विभेद किया गया है और वह विभेद निर्बल के पक्ष में है, कमजोर के पक्ष में है, वंचित के पक्ष में है। ठीक है ना? तो यही कह रहे हैं लोग कि आरक्षण की व्यवस्था अवसर की समानता के विरुद्ध नहीं है, क्योंकि वितरण मूलक न्याय के संबंध में भारत का संविधान पूर्ण समानता को स्वीकार नहीं करता, बल्कि आनुपातिक समानता को स्वीकार करता है। दूसरा क्या है? आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित होने का तर्क सही नहीं है। अब ये कह रहे हैं कि नहीं, आप लोग जो बोल रहे हैं ना कि आरक्षण के कारण सेवाओं की गुणवत्ता प्रभावित हो रही है और योग्यता की उपेक्षा की जाती है, तो कह नहीं, ऐसी बात नहीं है। कह रहे हैं क्यों? क्योंकि भारत के संविधान में ना, भारत में कह रहे हैं जो अधिकांश सेवाएं हैं उनके चयन के पश्चात भाई साहब एक पूरी उनके प्रशिक्षण की व्यवस्था है, और जब उन्हें प्रशिक्षित कर दिया जाता है तो उनमें योग्यता का अभाव नहीं रहता और वह योग्य व्यक्ति बना देते हैं। तो कहते उस प्रशिक्षण लागू है जो व्यक्ति को उस सेवा के योग्य बना देता है, और जब व्यक्ति उस सेवा के योग्य हो गया तो किस प्रकार से सेवा की गुणवत्ता प्रभावित होगी? ये तो बकवास है यार, तुम फालतू की बातें कर रहे हो। पक्ष लोग लेने वाले लोगों ने ये कहा। तीसरा इन्होंने कहा कि भाई भारत में जो पिछड़ी जातियां रही हैं ये हजारों वर्षों से शोषण और वंचना का शिकार रही है। ये बात तो सही है, आप तो जानते हैं जितनी भी पिछड़ी जातियां हैं, यानी SC ST OBC सारी क्या है, ये हमेशा से वंचना और शोषण का शिकार रही हैं। इनके बाप दादाओं से ना उच्च वर्ण के लोगों ने खूब काम कराया, जबरन बंधुआ मजदूरी कराई, इनके जो संपत्ति थी, इनके धन वैभव सब कुछ अपने कब्जे में रखा, इन लोगों का जीवन भी अपने कब्जे में रखा।
जो ना करने को वो निंदनीय है कार्य किए, अमानवीय कृत्य इन लोगों के साथ किए, और एक बोलते ना एक लंबी लॉबी अपनी बना ली, लॉबी क्रिएट कर ली। तो सच बात है कि जो वंचित और शोषित वर्ग हैं, हजारों वर्षों से इनकी जातियों के लोगों का शोषण किया गया है। और तो ये लोग कह रहे हैं कि आरक्षण आज उन्हें समाज के द्वारा दिया गया मुआवजा है। और जब किसी को मुआवजा दिया जाता है किसी के साथ गलत करने के बाद, तो क्या इसमें काहे चिढ़ रहे हैं भाई साहब? आप भी बन जाइए, यहाँ पे है, ठीक है ना? इसे हाँ बस नहीं है, चलिए मैं लिख दिया, पूरा हो गया, ठीक है। चौथा कह रहे हैं कि भारत में अनेक सेवाओं में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व प्राप्त नहीं। बात सही है भाई, प्रतिनिधित्व जब बात हो रही है अवसर की समानता की, तो फिर समानता किस आधार पर दी जाएगी? अरे भाई, जो जिस जाति का जितने परसेंट है उतने परसेंट उन व्यक्तियों का प्रतिनिधित्व तो होना चाहिए ना, अन्यथा वर्चस्व नहीं हो जाएगा, एक लॉबी नहीं बन जाएगी। तो उस लॉबी से बचने के लिए क्या करना है कि भाई साहब, जो जाति जितने अनुपात में है उसे उतना प्रतिनिधित्व तो दीजिए। जितने परसेंट है, मान लीजिए 40% अगर ओबीसी है तो 40% का रिजर्वेशन उनका होना चाहिए। तो कह रहे हैं ये प्रतिनिधि मूलक समाज बनाने के लिए जरूरी है। हमारे 40% लोग हैं तो 40% लोग हमारे प्रतिनिधि होने चाहिए, ये सच है। तो इनका ये तर्क है कि भाई साहब, भारत में जो सेवाओं में पिछड़ी जातियों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में प्रतिनिधित्व तो नहीं है, अतः आरक्षण एक वास्तविक प्रतिनिधि मूलक समाज बनाने के लिए जरूरी है। तो देखो, ये दोनों लोगों ने क्या किया, अपने अपने तो बातें रख दी। जिसको नहीं मिल रहा था उसने आलोचना कर दी, जिसको मिल रहा था उसने तारीफ कर दी। लेकिन हमारा मत क्या होना चाहिए? हमारा मत होना चाहिए बुद्ध का मध्यम मार्ग प्रतिपदा, है ना? बड़ा सधा और संतुलित मार्ग होना चाहिए जिसमें दोनों लोगों को ठीक ठाक अवसर मिल सके, दोनों का कल्याण हो सके, दोनों की बातें वहीं तक मानी जाए जिससे दोनों वर्गों का कल्याण हो सके, भला हो सके, ठीक है। तो आरक्षण की व्यवस्था सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है। दूसरा बिंदु है कि आरक्षण की व्यवस्था किस पर? देखिए, सामाजिक न्याय, सोशल जस्टिस और समानता, ये वेरी इंपॉर्टेंट है। सामाजिक न्याय और समानता के दर्शन पर आधारित है, अतः इसे सही माना जा सकता है, लेकिन इसे लागू करते समय कुछ सावधानियां बरतनी जरूरी है। अब वो क्या सावधानी, चलिए देख लेते हैं। पहला, कि आरक्षण की व्यवस्था को समानीकरण के व्यापक अभियान का अंग होना चाहिए, और हमें आरक्षण के साथ अन्य उपायों से भी वंचित वर्गों का उत्थान करना चाहिए, ताकि एक समृद्ध समाज की स्थापना हो सके और भविष्य में आरक्षण की आवश्यकता ही ना रहे। जब समाज समरस हो जाएगा ना, मतलब हर वर्ग के व्यक्ति का एक समान रूप से प्रतिनिधित्व हो जाएगा, और हर वर्ग का व्यक्ति, किसी भी कास्ट का हो, किसी भी धर्म का हो, किसी भी जाति का हो, किसी भी भाषा को बोलने वाला हो, किसी भी क्षेत्र का व्यक्ति हो, जब वो सक्षम हो जाएगा, सामर्थ्यवान हो जाएगा, किसी अन्य के शोषण का शिकार बनने की उसमें हीनता नहीं बचेगी, कमजोरी नहीं बचेगी, तो उस समाज को बोलते हैं एक समृद्ध समाज। तो बोलते हैं कि भाई साहब, आरक्षण की व्यवस्था को ना समानीकरण के व्यापक अभियान का अंग होना चाहिए। आरक्षण अपने आप में एक विशेष प्रावधान नहीं होना चाहिए, बस एक अंग के रूप में कि हमको समाज को ना समानता पे लाना, एक समानता के स्टेज पे लाके खड़ा करना है। उसके लिए आरक्षण एक अंग के रूप में काम कर रहा है, इसके साथ साथ अन्य अंग भी काम कर रहे हैं, जिससे जो इतना ज्यादा भेद आ रहा है, संपत्ति का आर्थिक भेद आ रहा है, जातिगत भेद आ रहा है, इस भेद को पाटा जाए, इस गैप को कम किया जाए, और एक समान स्टेज पे सबको लाके खड़ा किया जाए, उसको बोलते हैं समानीकरण। उस समानीकरण का कह रहा है आरक्षण एक अभियान हो, बस अंग हो उसका। ये अपने आप में एक विशेष फैक्टर, एक तथ्य ना बन जाए कि ये संविधान की अनिवार्य विशेषता नहीं है आरक्षण, इस रूप में इसे लागू ना किया जाए। जब समानीकरण हो जाए तो इसे डिसेबल कर दिया जाए, इसे एक इनेबलिंग फैक्टर के रूप में यूज किया जाना चाहिए। दूसरा क्या है, हमारा क्या मत होना है कि आरक्षण की व्यवस्था को गतिशील होना चाहिए, स्थिर नहीं होना चाहिए कि एक जाति को दे दिया, एक धर्म को दे दिया तो उसी लोगों को रहे, ताकि जब दूसरे लोग, भाई गतिशीलता का मतलब यह है कि जब जिस व्यक्ति को जरूरत है
उस व्यक्ति को आरक्षण दिया जाए। इसको बोलते हैं गतिशीलता। और स्थिरता का मतलब यह है कि जिस व्यक्ति को आरक्षण दे दिया, भविष्य में अब उस व्यक्ति को आरक्षण की आवश्यकता नहीं है, दूसरे व्यक्ति को, दूसरे वर्ग को आरक्षण की आवश्यकता है, लेकिन दिया उसे ही जा रहा है जिसे पहले दे दिया गया है। तो इसको बोलते हैं स्थिरता। और गतिशीलता का मतलब यही हो जाता है कि भाई जब जिसे जरूरत है आरक्षण की उसे दिया जाए, और अगर जरूरत नहीं है तो फिर इसे डिसेबल कर दिया जाए। तो समय समय पर इसका मूल्यांकन होना चाहिए कि अब इसकी क्या प्रासंगिकता है इन लोगों को, इसका मूल्यांकन होना चाहिए। और जो समूह सबल हो चुके हैं, देखिए यही है गतिशीलता का मतलब, जो समूह सबल हो चुके हैं उन्हें आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए, और जो सबल नहीं है उनको आरक्षण के दायरे में रखे रहना चाहिए। तीसरा हमारा तर्क क्या होगा, क्रीमी लेयर का निर्धारण तार्किक रूप से होना चाहिए। बदलती हुई परिस्थितियों में अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति पर भी क्रीमी लेयर का विचार लागू करना चाहिए। भाई क्रीमी लेयर का मतलब ये होता है कि जो लोग आरक्षण प्राप्त कर चुके हैं या नहीं भी प्राप्त किए हैं, वो एक क्रीम की लेयर की तरह है, मलाईदार आदमी हो गए। क्या अब उन व्यक्ति को जो मलाईदार हो गए, मजबूत व्यक्ति हो गए हैं, उन लोगों को आरक्षण के दायरे से बाहर कर देना चाहिए, भले वो एससी हो, एसटी हो, ओबीसी या किसी भी कास्ट का हो। क्योंकि आरक्षण का मतलब ये होता है कि एक समान रूप से उस समाज के लोगों को प्रतिनिधित्व देना और उसे समानीकरण की व्यवस्था के आधार पर समान स्तर पर लाकर छोड़ देना। अब समानता के स्तर पे आ जाने के बाद भी उसे पकड़े रहना, आरक्षण देना, उन लोगों के साथ अन्याय है जो एक ऐसी कतार में खड़े हो गए जिनका अब शोषण होना शुरू हो जाएगा। तो क्या ये सब नहीं होना चाहिए। क्रीमी लेयर का निर्धारण भाई साहब सही तरीके से हो कि अब इन लोगों का भला हो गया, अब इनको क्रीमी लेयर के दायरे में ला के खड़ा कर देना चाहिए और इन्हें आरक्षण बंद कर दिए जाए। ठीक है ना। चौथा हमारा तर्क है कि भूमंडलीकरण की परिस्थितियों में आर्थिक कारक को भी आरक्षण का आधार बनाने पर विचार किया जा सकता है। इस पर विचार भी किया जा चुका है और ईडब्ल्यूएस का लाया जा चुका है। एक तथ्य है कि आर्थिक कारक को विचार बनाया जा सकता है, तो इसका मतलब है कि आरक्षण जो दिया गया है इसको और बढ़ाया जा सकता है क्या, और इसके दायरे में क्या सिर्फ ईडब्ल्यूएस में सिर्फ और सिर्फ ओबीसी एससी एसटी को छोड़ने के बाद जो समूह बने उन्हें रखना चाहिए, या सबको शामिल कर लेना चाहिए उस समूह में जो आर्थिक रूप से कमजोर है। ठीक है ना। आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों का आरक्षण, ठीक है ना। इसका प्रावधान कहां पर दिया गया है, 103वां संविधान संशोधन हुआ सन 2019 में, और 103वें संविधान संशोधन के द्वारा भारत के संविधान में अनुच्छेद 15 क्लॉज 6 और 16 क्लॉज 6 को जोड़ा गया। 15 क्लॉज 6 को जोड़ा गया तो इसमें यह प्रावधान किया गया कि राज्य आर्थिक रूप से, देखिए सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से कमजोर लोगों की बात की जा रही है, सामाजिक और शैक्षणिक रूप से नहीं, सिर्फ और सिर्फ आर्थिक रूप से। राज्य आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में अधिकतम 10% की सीटें आरक्षित कर सकता है। कह रहे कि जो आर्थिक रूप से कमजोर है ना, राज्य उन लोगों के लिए शिक्षा संस्थानों में नामांकन में, क्योंकि भाई साहब जो इंजीनियरिंग कॉलेज हैं, नीट वगैरह के जो कॉलेज हैं, एमबीबीएस वगैरह जो डॉक्टर्स वगैरह बनाते हैं, इन कॉलेजों में ना सीटें जो निर्धारित की गई हैं, तो जो ओबीसी है, एससी एसटी है, और इन वर्गों के लिए कह रहे हैं कि ठीक है आपने निर्धारित तो कर दी, लेकिन उन वर्गों के लिए क्या जो आर्थिक रूप से कमजोर हैं, जो इन जगहों पर सरवाइव नहीं कर सकते हैं, उनके आरक्षण की क्यों, क्योंकि जो जनरल है, जो कुछ जनरल वर्ग के हैं जो ठीक ठाक हैं, वो तो किसी न किसी तरीके से एंटर कर जा रहे हैं और इनके भी प्रावधान आपने बना दिया एंटर करने का, लेकिन जो आर्थिक रूप से कमजोर है उनके लिए क्या प्रावधान है। तो कह रहे हैं भाई साहब शिक्षा संस्थानों में ना इन लोगों को भी आरक्षण दिया जाना चाहिए। तो 15 क्लॉज 6 में प्रावधान बना दिया गया कि अधिकतम 10% सीटें इन लोगों के लिए आरक्षित कर सकता है अगर राज्य चाहे। 16 क्लॉज 6 में दूसरा, यह निजी 15 क्लॉज 6 की बात अभी चल रही है। दूसरा, यह निजी शिक्षा संस्थान और सरकारी शिक्षा संस्थान दोनों में लागू होगा।
मतलब लागू किया जा सकता है 15 क्लॉज 6 के तहत जो 10% का आरक्षण किया गया है, ये निजी शिक्षा संस्थान में भी लागू किया जा सकता है और सरकारी शिक्षा संस्थान में भी लागू किया जा सकता है। और क्या कहा इस आर्टिकल में कि आरक्षण वर्तमान समूहों को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। जो वर्तमान में जिन समूहों को आरक्षण दिया गया यानी कि 49.5% का जो आरक्षण है, ये किसको है? ओबीसी, एससी और एसटी वर्ग के लिए जो दिया गया है, ये आरक्षण इसके अतिरिक्त होगा। यानी कि कुल आरक्षण अगर 10% आप जोड़ देंगे तो कितना हो जाएगा? 59.5% हो जाएगा। और 59.5% होने का मतलब है कि ये आरक्षण कैसा आरक्षण था? ये लंबवत आरक्षण था। ठीक है, ये वर्टिकल आरक्षण था आपका जो दिया गया है। ये जो आरक्षण किया गया कौन सा आरक्षण है? वर्टिकल आरक्षण है, लंबवत आरक्षण है। क्या कह रहा है? यह आरक्षण वर्तमान समूहों को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा। ठीक है, तथा ईडब्ल्यूएस का निर्धारण राज्य करेगा और इसका निर्धारण कि कौन वर्ग कमजोर की श्रेणी में रखा जाएगा, कौन बाहर रखा जाएगा, इसका निर्धारण भी कौन करेगा? राज्य करेगा। इसका भी क्षेत्राधिकार राज्य को दे दिया गया है। लेकिन अल्प शिक्षक संस्था इसका अपवाद होगी, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 15 क्लॉज 6 जो है आपका अल्प शिक्षक शिक्षण संस्था में लागू नहीं होता है। ठीक है, ये अपवाद है। आर्टिकल 16 क्लॉज 6 को देख लेते हैं। इसमें क्या प्रावधान किया गया? राज्य के अधीन नियोजन में सरकारी नौकरियों की भाई बात हो रही है। ईडब्ल्यूएस के लिए अधिकतम 10% सीटें आरक्षित की जा सकती है। 15 क्लॉज 5 में क्या है? शिक्षण संस्थानों में 10% सीटें रिजर्व की गई हैं। और 16 क्लॉज 6 में क्या किया गया? 10% जो अधिकतम 10% सीटें निर्धारित की गई हैं ईडब्ल्यूएस के लिए, वो सरकारी नौकरियों में की गई हैं। ठीक है, राज्य के अधीन नियोजन। ठीक है, यह आरक्षण वर्तमान समूह को दिए गए आरक्षण के अतिरिक्त होगा, यानी कि वर्टिकल रिजर्वेशन। देखिए यहाँ पे लिख भी दिया मैंने। और ईडब्ल्यूएस का निर्धारण वही सारी कहानी की राज्य करेगा। ठीक है, अब ईडब्ल्यूएस को लेके सर्वोच्च न्यायालय में क्या की गई? याचिका दायर की गई और उस याचिका पे सर्वोच्च न्यायालय ने अपना क्या मत सुनाया, चलिए उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो 103वें संविधान संशोधन को चुनौती देते हुए सर्वोच्च न्यायालय में और उच्च न्यायालय दोनों में कई याचिकाएं दायर की गई, जिनमें जनहित अभियान को सर्वोच्च न्यायालय ने मुख्य याचिकाकर्ता स्वीकार कर लिया और सर्वोच्च न्यायालय ने ईडब्ल्यूएस आरक्षण पर अपना निर्णय दिया। और ये 5 जजों की बेंच थी, यानी कि पांच जजों की बेंच को संवैधानिक बेंच भी कहते हैं, संवैधानिक पीठ भी कहते हैं। ठीक है ना। और ये निर्णय 3-2 से दिया गया, मतलब निर्णय के पक्ष में 3 जज थे और विपक्ष में 2 जज थे। ठीक है, तो ईडब्ल्यू आरक्षण पर विचार करने के लिए सर्वोच्च न्यायालय ने 3 मुद्दे निर्धारित किए कि भाई साहब हम विचार करें तो किन मुद्दों पर एक्चुअल में खड़ा हुआ है और किन पर डिस्कशन करना है। तो इन्होंने कहा क्या आर्थिक आधार पर आरक्षण देना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन करता है? कि भाई साहब हम आरक्षण तो दे रहे हैं आर्थिक आधार पर, तो कहीं ये बेसिक स्ट्रक्चर को तो नहीं डिस्ट्रॉय कर रहा है? पहला डिस्कशन ये करेंगे। दूसरा इन्होंने कहा कि क्या अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति तथा ओबीसी को ईडब्ल्यूएस की श्रेणी से बाहर करना समानता के मौलिक अधिकार का के विरुद्ध तो नहीं है, या कहीं ऐसा तो नहीं कि ये समानता के अधिकार के विरुद्ध है तो मूल ढांचे को डिस्ट्रक्ट कर रहा है, उल्लंघन कर रहा है, वॉयलेट कर रहा है। तीसरा, क्या सरकार में से गैर सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थानों में नामांकन में आरक्षण लागू करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन है? यानी कि जो निजी संस्थान है, जिन संस्थानों में सरकार से कोई सहायता प्राप्त नहीं होती है, उन संस्थानों पर भी क्या आरक्षण लागू किया जा सकता है? ये इनका कॉन्सेप्ट था कि इन मुद्दों पर डिस्कशन करना है, इन मुद्दों पर हमें निर्णय देना है। तो इन्होंने कहा कि चले अब देख लेते सर्वोच्च न्यायालय का क्या निर्णय रहा। सर्वोच्च न्यायालय ने 103वें संविधान संशोधन को वैध ठहराया। क्या भाई साहब ठीक तो है 103वें संविधान संशोधन, यानी कि आर्टिकल 15 क्लॉज 6 और आर्टिकल 16 क्लॉज 6 कह रहे हैं सही है। और यह निर्णय दिया कि केवल आर्थिक आधार पर आरक्षण प्रदान करना संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं करता। कह रहे अगर सिर्फ और सिर्फ आर्थिक आधार पर आरक्षण दे रहे हैं तो मूल ढांचे का उल्लंघन नहीं है। क्यों नहीं है? कह रहे क्योंकि आरक्षण केवल सामाजिक दृष्टि से वंचित वर्गों को सफल बनाने का साधन नहीं है।
अगर आपको ये लग रहा है कि भाई सामाजिक दृष्टि से बस जो व्यक्ति पिछड़े हैं उन्हीं लोगों को आरक्षण देकर सफल बनाया जाए, तो कहिए नहीं है। आरक्षण का मतलब है वंचित वर्ग। वंचित वर्ग किसी भी जाति का हो सकता है, किसी भी धर्म का हो सकता है, किसी भी भाषा बोलने वाला, कोई भी लिंग का हो सकता है। तो क्या वंचित वर्ग में सभी लोग आते हैं और इन सभी को सफल बनाना संविधान में आरक्षण का उद्देश्य है। तो आर्थिक आधार पर भी उन लोगों को, जो आर्थिक रूप से हाशिए पर चले गए, उन लोगों को भी सफल बनाना आरक्षण का उद्देश्य है। इसीलिए ये संविधान के मूल ढांचे के उल्लंघन के लिए सही नहीं माना जा सकता कि संविधान के मूल ढांचे का उल्लंघन कर रहा है, ऐसा गलत है। ठीक है, बल्कि यह सभी वंचित वर्गों, देखो यहां पे बोल भी दिया कि सभी वंचित वर्गों के उत्थान के लिए लागू किया जा सकता है। बिल्कुल सही बात है। वितरण मूलक न्याय का उद्देश्य सभी वंचित वर्गों के हितों की उन्नति करना। सही बात है। वितरण मूलक जो न्याय है उसका उद्देश्य भी वही कि जो व्यक्ति वंचित है, शोषित है, उसका उत्थान हो, उनके हित को साधा जाए। इसीलिए अनुपातिक समानता को स्वीकार किया गया। ईडब्ल्यूएस युक्त वर्गीकरण का उदाहरण है। दूसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि एससी, एसटी और ओबीसी को ईडब्ल्यूएस आरक्षण से बाहर करना समानता का विरोधी नहीं है। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस आरक्षण देने से इन वर्गों का आरक्षण कम नहीं हुआ। अरे भाई साहब, अगर इनका आरक्षण कम हो जाता तो फिर समझ में आता कि समानता के अवसर के विरुद्ध चला गया। लेकिन इनको जो आरक्षण दिया गया वो बना हुआ है। हमने अलग से एक वर्ग क्रिएट किया जो सच में वंचित और शोषित था। उनके हाशिए पर जाने की पूरी उम्मीद थी और चले भी गए थे। ऐसे लोगों को हमने आरक्षण दिया है, तो कोई गलत काम नहीं है। ठीक है। तीसरा, सर्वोच्च न्यायालय ने निर्णय में कहा कि निजी शिक्षा संस्थानों में भी ईडब्ल्यूएस आरक्षण लागू किया जा सकता है। अब अन्य बिंदुओं पर डिस्कस करते हैं कि इंदिरा साहनी केस में आरक्षण की अधिकतम सीमा 50% निर्धारित की गई थी। अन्य बिंदुओं पर सर्वोच्च न्यायालय ने क्या कहा उन 3 बिंदुओं के अतिरिक्त कि इस केस में इतनी निर्धारित की गई थी। न्यायालय ने इसकी व्याख्या करते हुए निर्धारित किया कि जो 50% की जो सीमा है, यह आर्टिकल 15 क्लॉज 5 और 16 क्लॉज 4 में वर्णित वर्गों के लिए। इसका अर्थ है कि 50% की अधिकतम सीमा केवल सामाजिक और शैक्षणिक रूप से पिछड़े वर्गों के लिए, अर्थात एससी, एसटी, ओबीसी के लिए लागू है। ठीक है। अगर 50% की सीमा का उल्लंघन होता है और एक नए वर्ग को लागू किया जाता है तो कह रहा है ये मान्य होगा, अमान्य नहीं है। यानी कि ईडब्ल्यूएस एक नई श्रेणी है और एससी, एसटी, ओबीसी के अतिरिक्त है और 50% की सीमा का उल्लंघन हो रहा है इसके लागू करने से, तो कैसे गलत नहीं समझा जाएगा। ठीक है। पांचवा, न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि आरक्षण केवल इनेबलिंग फैक्टर है, संविधान की अनिवार्य विशेषता नहीं है। अतः इसे समय समय पर परिवर्तित किया जा सकता है। कह रहे हैं भाई साहब, आरक्षण को ना एक इनेबलिंग फैक्टर है, आप इसे तब तक लागू कर सकते हैं जब तक इसकी जरूरत है। इसे संविधान की अनिवार्य विशेषता मत समझ लीजिए कि ये लागू ही रहेगा, जरूरत पूरी होगी तब भी लागू रहेगा, ऐसा नहीं है। जब जरूरत पूरी हो जाएगी तो इसे बंद कर दिया जाएगा। यह एक इनेबलिंग फैक्टर है जिसे जिसे चालू या बंद किया जा सकता है, इनेबल तथा डिसेबल किया जा सकता है। ठीक है। छठा, सर्वोच्च न्यायालय ने कहा कि न्यायालय ने यह भी निर्धारित किया कि विधायिका लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधि है। बिल्कुल भाई, विधायिका ही तो जनता का प्रतिनिधित्व करती है और वितरण मूलक न्याय के संबंध में नियम तय करना विधायिका का क्षेत्राधिकार का, ये हमारा क्षेत्राधिकार नहीं है। ये करेगा विधायिका और विधायिका कर रही आता है एक सकारात्मक कार्य के रूप में, एक पॉजिटिव वर्क के लिए। क्या ईडब्ल्यू आरक्षण प्रदान करना विधायिका के क्षेत्राधिकार में आता है। क्यों? क्योंकि ईडब्ल्यूएस को आरक्षण देना एक सकारात्मक कार्य है, क्योंकि ईडब्ल्यूएस एक वंचित वर्ग है। ठीक है ना। और भारत एक लोक कल्याणकारी राज्य है जो वंचित और शोषितों के कल्याण के लिए कार्य करेगा। और चूंकि विधायिका लोकतंत्र की प्रतिनिधि है, लोकतंत्र में जनता की प्रतिनिधि है, इसीलिए इसको अधिकार है कि सकारात्मक कार्य के रूप में ईडब्ल्यूएस आरक्षण का प्रावधान करे और यह इसके विधायिका के क्षेत्राधिकार में है। ठीक है। तो इस लेक्चर में इतना ही, मिलते हैं नए लेक्चर में नए टॉपिक के साथ। ठीक है।